नमस्कार जी। श्री राम कृष्णा टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है इस समय जो चल रहा है वो है पावर सिस्टम, और उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था इंसुलेटर। और इंसुलेटर का हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं जो है हम लोग 2 से 3 दिनों में और ऑनलाइन क्लास आप लोगों को देंगे। इस समय कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं चल पा रही है। उसके साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। अब वो चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिए जो हम लोगों ने अध्ययन किया था वो था इंसुलेटर। जब हम इंसुलेटर की बात करेंगे तो मैंने बहुत सारे टाइप्स के इंसुलेटरों को बताया। थोड़ा सा हम लोग 10 सेकंड में पुरानी क्लास की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको इंसुलेटर के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा, और कंसंट्रेट रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। हमने कहा इंसुलेटर, जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर क्या होता है। जैसे मैं थोड़ा सी यदि बात करूं, यदि मैं बात करूं, ये हमारा कंडक्टर है। यहां पे जो हमारा ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो बोला जाता है कि ये आयनाइज कंडक्टर, ये आयनाइज हो गया, इस पे आयन आ गए। जब तक करंट फ्लो नहीं है तब तक तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होगी उस समय इस पे आयन आ जाएंगे। और जब आयन आ जाएंगे तो ये आयन इस टावर में न चले जाएं, लीकेज ना हो, करंट का लीकेज ना हो। तो करंट की क्षरण को टावरों में जाने से रोकने के लिए, पोलों में जाने से रोकने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसका नाम है इंसुलेटर। अब मैंने कहा कि इंसुलेटर की यदि हम बात करेंगे तो जो इंसुलेटर है वो किस किस धातुओं का बनाया जाएगा। तो हमने सर्वप्रथम प्रॉपर्टी देखा, गुण देखा कि इसके गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो जब गुणों का अध्ययन किया तो पहला गुण मिला कि इसकी तनन सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। तनन सामर्थ्य, यदि मैंने ये पदार्थ ले लिया तो इसको यदि खींचा जाए तो जल्दी न टूटे, वो होता है कि यदि उच्च होगी तनन सामर्थ्य तो जल्दी नहीं टूटेगा। दूसरी चीज आई, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी आंधी तूफान आए तो ये टूट के गिर जाए, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद जो तीसरा आया कि इसकी रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए, इसकी रेजिस्टिविटी उच्च होनी चाहिए, ये भार में हल्का होना चाहिए, क्योंकि जब इसको हम लोग टावरों पे स्थापित करेंगे ये वजनी होगा तो इस पे ज्यादा बल लगेगा, और जब ज्यादा बल लगेगा तो टावर मजबूत बनाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि यदि आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं और यदि टेक्निकल हैं तो जो भी काम करेंगे वो चीप एंड बेस्ट करेंगे, सस्ता भी होगा और अच्छा भी होना चाहिए। और अभी मैंने बताया कि हम लोग पावर स्टेशन पे बैठे हुए वहाँ से प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिरकार उस प्लानिंग के तहत हम लोग कौन कौन से ट्रांसमिशन लाइन लेके जाएं, उसमें किस किस इक्विपमेंट का उपयोग करें, किस किस उपकरण का उपयोग करें। जब इन सब का अध्ययन किया गया तो उसमें जो अगली कड़ी आई मुझे वो मिला इंसुलेटर। जब ये इंसुलेटर मिला तो मैंने कहा कि आयनाइज कंडक्टर से जो लीकेज करंट है वो टावरों में ना चली जाए, इसके लिए हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं। और ये इंसुलेटर मैंने बताया था कि पोर्सलीन का बनाया जाता है और कांच धातु का बनाया जाता है। वैसे बहुत सारी धातुएं हैं। माइका का यदि मैं नाम लूं तो माइका जो है इसकी रेजिस्टेंस उच्च होता है, रेजिस्टिविटी उच्च होती है। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ा गया कि वही इंसुलेटर उपयोग किया जाएगा जिसकी ताप सहन शक्ति भी उच्च हो। धूल, धूप, बरसात
कि सहन शक्ति भी अधिक हो, ऐसा ना हो कि धूल धूप में लगा दें तो वो जो है कागजों की तरह जो है बिखर जाए, तो ऐसा भी इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। अब वैसे भी हमने जब अध्ययन किया तो मुझे बहुत सारे इंसुलेटर मिले, लकड़ी हो गया, चट्टाने हो गई, पत्थर हो गया, ये सब इंसुलेटर है। जब इंसुलेटर है तो इन्हीं लोगों का हम लोग उपयोग किए। जब उपयोग किया गया तो हमने बताया भी था कि इंसुलेटर जो होता है वो सर्वप्रथम जो होता है साइकिल टाइप, उसके बाद पिन टाइप, पोस्ट टाइप, एग टाइप, गे टाइप, उसके बाद बुशिंग टाइप इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है, स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है। ये इंसुलेटर जो है पिछली क्लास, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो पिछली क्लास हमारी देखेंगे तो उसमें सारे का अध्ययन किया गया है। एक इसमें नया जो जुड़ा हुआ है उस इंसुलेटर का नाम है पॉलीमर इंसुलेटर। वो नया है, उसमें रबड़ लगे होते हैं, उस इंसुलेटर में रबड़ मिक्स करके बनाया जाता है। आजकल हमारे यहाँ 33 किलो वोल्ट तक उपयोग में लाए जा रहे हैं भारत में, विदेशों में 66 किलो वोल्ट तक भी उपयोग में लाए जाते हैं। और उसमें एक रबड़ पॉलीमर होता है और दूसरा जो होता है वो सिरेमिक होता है। वो सिरेमिक पॉलीमर होगा तो सिरेमिक पॉलीमर विदेशों में 400 किलो वोल्ट तक भी उपयोग में लाए जाते हैं। खैर, अभी जो हम चर्चा करेंगे वो है कि जब मैंने कहा कि पहले तो हम लोगों ने डिस्क इंसुलेटर पढ़ा हुआ था, और जब मैंने कहा कि एक जो ये डिस्क बनी हुई है ना, ये एक जो आपको दिख रही है कांच की है, ये डिस्क कही जाएगी। अब मैंने कहा था कि जो ये डिस्क बनी हुई है तो प्रत्येक डिस्क को यदि मिला दिया जाए, यदि इस डिस्क को सीरीज में स्थापित कर दिया जाए तो उस अवस्था में स्ट्रिंग का निर्माण होता है। स्ट्रिंग, जिसे हम लोग लड़ी कहते हैं, लड़ी का निर्माण होता है। लड़ी, कभी कभार स्ट्रिंग माला भी इसे बोला जाता है। जैसे गहनों में एक माला उपयोग होता है, उसी से लिया गया है। ये भी स्ट्रिंग है, लगा दिया मैंने, पिरो दिया तो ये स्ट्रिंग कहलाती है। प्रश्न उठा कि आखिरकार ये जब हम स्ट्रिंग उपयोग करते हैं तो जब ये स्ट्रिंग उपयोग की जाती है तो ये इस तरीके से क्यों उपयोग की जाती है, तो थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने कहा था लड़ी दक्षता, हमने आपको लड़ी दक्षता बताई थी कि लड़ी दक्षता होती क्या चीज है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर लड़ी दक्षता बिल्कुल समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, कुछ है ही नहीं समझने का, इसमें सब कुछ समझ में आएगा। और यदि आप लोगों को मैं बता दूं, यदि डेरिवेशन के तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं व्यवहारिक तरीके से भी समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पुटअप होंगे वो सॉल्व होने चाहिए। केवल मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा दूं, इसमें मेरी बहादुरी होगी। आपकी बहादुरी ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। कहां कहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि जब ये डिस्क हमने लगाया तो ये हमारी कहलाती है डिस्क, ये हमारी कहलाती है डिस्क। और जब इस डिस्क की बात करते हैं तो मैंने कहा कि यह डिस्क, प्रत्येक डिस्क 11 किलो वोल्ट सहन करती है। और जब ये 11 किलो वोल्ट सहन करती है तो मैंने कहा कि इसमें 1 2 3 4 5 डिस्क लगे हुए। तो जाहिर सी बात है एक डिस्क 11 किलो वोल्ट सहन करेगी। यहां पे मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि ये जो डिस्क है जो सहन कर रही है, ये लाइन वोल्टेज को सहन कर रही है कि फेज वोल्टेज को। अब ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होता क्या चीज है, ये आया कहां से, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, और जब हम एसी और डीसी का अध्ययन करते हैं तो थोड़ी सी, बस मैं आपका कुछ सेकंड का समय लूंगा, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं, जैसे मेरे यहाँ बहुत सारे कमेंट आए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो जब तक आप लोग जानेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इससे हटके डाइवर्ट हो जाइए। और डाइवर्ट होने का मतलब है, डाइवर्ट होने का ये मतलब है कि आखिरकार ये हम जानेंगे कि लाइन वोल्टेज और ये फेज वोल्टेज होता क्या चीज है।
कैसे हम लोग लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डिसाइड करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करेंगे, यदि मैंने कोई 3 कंडक्टर ले लिया और यहां पे आर वाई और बी है, आर वाई बी, और एक मैंने जो चौथा वायर ले लिया वो है न्यूट्रल। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी 2 कंडक्टरों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो हमारा वोल्टेज कहलाएगा लाइन, वो हमारा लाइन वोल्टेज होगा। किसी भी 2, इसमें हम ले लें, इसमें ले लें, इसमें ले लें, तो ये हमारा कहलाएगा वी लाइन। अच्छा, ये कहलाएगा जब एक फेज और दूसरा यदि न्यूट्रल ले लिया जाए तो ये हमारा कहलाता है वी फेज। ये हमारा फेज वोल्टेज होता है, ये हमारा लाइन वोल्टेज होता है। अच्छा, इसका अध्ययन भी आप लोग पॉलीफेज सिस्टम में करेंगे, वो एसी में पढ़ाया जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वी फेज और वी लाइन में डिफरेंट क्या होता है ये भी जानना है। तो बस इतना सा आप रटिए कि यदि हम अध्ययन करेंगे, ये हमारा लाइन वोल्टेज है, ये हमारा फेज वोल्टेज है, और जब लाइन और फेज में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ये दोनों बराबर किस परिस्थिति में होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, वी लाइन इज इक्वल टू √3 वी फेज। ये आप फार्मूला प्राप्त होता है, इसको आप लोग लर्न जरूर करिएगा। लाइन वोल्टेज, अच्छा, इसका लर्न करने का तरीका भी है, लेकिन जब हम ट्रांसफार्मर का अध्ययन करेंगे तो वहां पे स्टार बाइंडिंग और डेल्टा बाइंडिंग होती है। तो जब ट्रांसफार्मर में, अल्टरनेटर में कि यदि हम बात करेंगे, अभी अल्टरनेटर को छोड़िए, अभी हम ट्रांसफार्मर के लेंगे। तो यदि हम ट्रांसफार्मर को लेते हैं तो मैंने कहा वहां पे स्टार और डेल्टा बाइंडिंग होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर यदि बाइंडिंग स्टार में हो, जहां पर स्टार में हो तो स्टार मीन्स होता है तारा। मैंने कहा स्टार मीन्स होता है तारा, और तारा में धारा समान होगी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाइन और फेज तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके चल रहा हूं, तभी हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे ये क्या कह रहा है, क्यों हम लोग लेते हैं। ये जान जाएंगे तो कभी आपको भूलेगा ही नहीं। बस एक बार देख लिया, आपको सब इस स्ट्रिंग इफिशियंसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कहा कि स्टार, यदि हम स्टार की बात करें तो जो स्टार बाइंडिंग होती है, कुछ सिंबल इस तरीके से हम लोग लेते हैं। तो स्टार मीन्स होता है, मैंने कहा तारा होगा, स्टार मीन्स होता है तारा, तो तारा में धारा समान होगा, इसका मतलब वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा। तो जहां पर स्टार बाइंडिंग हो वहां पे वी, ध्यान दीजिएगा, वहां पे तारा में धारा समान होगा। इसका मतलब कि स्टार बाइंडिंग में यदि हम करंट लाइन की बात करें, करंट लाइन बराबर करंट फेज भी होगा। करंट फेज, चलिए मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, यहां पे मैं लिखता हूं। देखिए, मैंने कहा कि जब स्टार बाइंडिंग की बात होगी, जब स्टार बाइंडिंग की बात होगी तो स्टार बाइंडिंग में क्या होगा कि जो धारा होगी वो समान होगी। मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं आई लाइन इज इक्वल टू आई फेज। अब मैंने आपको बताया भी कि लाइन और फेज होता क्या चीज है, इसमें अंतर कितना होता है। अच्छा, ये तो बात हमारी स्टार में होगी। जो डेल्टा बाइंडिंग होती है इस तरीके से होती है, एक बाइंडिंग यदि इसको ले लिया, दूसरी इसको ले लिया, तीसरी इसको ले लिया, इस तरीके से यदि कनेक्शन हमने कर दिया तो हमारी कहलाती है डेल्टा बाइंडिंग। इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा बाइंडिंग, डेल्टा।
जब ये डेल्टा बाइंडिंग है तो ध्यान दीजिएगा, यदि तारा में धारा समान है तो डेल्टा में वोल्टेज समान होगा। जहां डेल्टा होगा वहां पे वोल्टेज जरूर समान होगा। मैंने कहा ये वोल्टेज जो होगा वो समान होगा, यहां पे वोल्टेज समान होगा। और जब वोल्टेज समान होगा तो वी लाइन, ध्यान दीजिएगा, वी लाइन इज इक्वल टू वी फेज। लेकिन एक बात नोट करिएगा, यहां यदि धारा समान है, तारा में धारा समान होगी, वोल्टेज डेल्टा में वोल्टेज समान होगा, तो यदि हम यहां पे बात करें तारा में धारा तो समान होगा, तो क्या यहां पे वी फेज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा। यदि मैं वी पी एच ही लिख रहा हूं बस, तो यहां पे वी पी एच इक्वल टू होगा √3 वी लाइन मैं लिखता हूं, वी लाइन लिखते हैं तो वी लाइन इक्वल टू होगा वी फेज। ये होगा स्टार में, ये जो दोनों है वो हमारा होगा स्टार में। जब डेल्टा की हम लोग बात करेंगे तो डेल्टा में क्या होगा, मैंने कहा कि वोल्टेज समान होगा, तो यहां पे जो करंट है आई लाइन इक्वल टू √3 आई फेज, यहां पे पीएच हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। लर्न इसलिए मैं बता रहा हूं कि यदि आप लर्न कर लेंगे तो आपको सूटेबल रहेगा आगे समझने में। तारा में धारा समान होती है, इसका मतलब जो लाइन वोल्टेज होती है √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है तारा में, स्टार कनेक्शन में। यदि डेल्टा बाइंडिंग है तो डेल्टा में क्या होगा, वोल्टेज समान होगा, तो वहां धारा लाइन, जो लाइन धारा है √3 वो फेज धारा के बराबर होगी। तो इस तरीके से ये लर्न करने वाली चीजें हैं। खैर, ये तो हो गया कि ये बैक साइड में हम लोग चले गए थे। अब थोड़ा सा हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य क्या है? अब ये मुझे पता चल गया कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, लेकिन जब हम लोग अपनी लाइन को लेके जाते हैं, और आप सुने भी होंगे कि जब हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन लेके जाएंगे, जब हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लेके जाएंगे, तो उसका वोल्टेज कितना होता है। आपके घरों में की यदि हम बात करें तो 200, वहां पे यदि हम वोल्टेज की बात करें, यदि हम वोल्टेज की बात करें तो 240 वोल्ट या तो 440 वोल्ट। उसके बाद ये पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था में हम लोग 11,000 वोल्ट लेके चलते हैं। तीसरी अवस्था की यदि हम बात करें तो 33,000 वोल्ट लेके चलते हैं। चौथी अवस्था की बात करें तो वहाँ पे हम लोग 66,000 वोल्ट, या इसको हम लोग 11 किलो वोल्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यदि पाँचवीं अवस्था की बात करें तो 1,32,000 किलो, 1,32,000 वोल्ट लेके चलेंगे। छठा यदि हम बात करें तो 2,20,000 वोल्ट। सातवां यदि हम बात करें तो 4 लाख वोल्टेज। जो आठवां पॉइंट होता है, जो मैंने बात कहा, यहां तक तो हमारा ट्रांसमिशन होता है, लेकिन आठवें पॉइंट में भी हमारा ट्रांसमिशन होता है। वहां पे हम लोग 765 या यूं कह ले 7,65,000 वोल्ट होता है। सॉरी, ये किलो वोल्ट नहीं है, ये वोल्ट है। ये जो है यहां पे आप जो देख रहे हैं ये वोल्ट है। अच्छा, इतनी लाइनों का हम लोग उपयोग करते हैं। जब इतनी लाइनों का हम लोग उपयोग करते हैं तो मैंने कहा कि प्रत्येक डिस्क 11 किलो वोल्ट की होती है। और जब ये डिस्क 11 किलो वोल्ट की होती है तो ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन मुझे ये प्राप्त हुआ, वो कंडीशन ये प्राप्त हुआ कि जो ये वोल्टेज आपके बुकों में दिया होगा, जिस लाइन पर दिया होगा, वो हमारा लाइन वोल्टेज होता है। जो हमारा V क्या होगा, यदि हम V की बात करें तो ये हमारा V लाइन होता है। यदि मैं ये जो हमारा वोल्टेज है वो V लाइन होता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभार पूछा जाता है
कि जो सब स्टेशनों पे अंकित तो होता है 400 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 765 किलो वोल्ट, वो लाइन वोल्टेज होता है कि वो फेज वोल्टेज होता है। तो वो आपका कौन सा वोल्टेज होगा? वो लाइन वोल्टेज होगा। अच्छा, दुर्भाग्य है, ये वोल्टेज हमारा लाइन होता है, लेकिन जब हम लोग यदि हम अल्टरनेटर से शुरुआत करें तो अल्टरनेटर से जब शुरुआत करेंगे तो एक तो हमारा होता है इंसुलेटर और एक होता है इंसुलेशन। अल्टरनेटर जब लगाएंगे तो अल्टरनेटर के अंदर बाइंडिंग होती है, उस पर इंसुलेशन किया जाता है। वो क्या होता है? इंसुलेशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इंसुलेशन। इंसुलेशन। आज जब हम लोग इंसुलेशन की बात करते हैं, यदि हम इंसुलेशन की बात करें तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो हमारा वी फेज पे लगाया जाता है। मतलब ये हुआ कि वो हमारा फेज वोल्टेज पे लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा बहुत, ये हमारा इंसुलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधन। इसको बोलते हैं इंसुलेटर जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधक। तो दूसरा हमारा हो गया। जब हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारी फेज वोल्टता पे डिजाइन की जाती है, इसकी जो डिजाइनिंग, जो इंसुलेशन होगा वो फेज वोल्टता पे होगा, लेकिन जो इंसुलेटर है, ध्यान दीजिएगा, इंसुलेशन है, ये हमारा इंसुलेटर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधन। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधन, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधन। इसको बोला जाता है विद्युत रोधन, इसको बोला जाता है विद्युत रोधक। विद्युत रोधक, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है, और 90% बच्चे यही गलती करके आते हैं कि इंसुलेशन और इंसुलेटर में डिफरेंट क्या होता है। एक होता है आइसोलेटर जो स्विच की भांति कार्य करता है, उसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। यही कंफ्यूजन होती है, इसीलिए आप लोगों का मन नहीं लगता है, थोड़ा सा कम लगता है। अब मैंने कहा कि एक इंसुलेशन होता है, दूसरा एक इंसुलेटर होता है, ये विद्युत रोधक होता है, ये विद्युत रोधन होता है। हम लोग इसका उपयोग करेंगे जब यहाँ पे डिस्क लगाएंगे, तो मैंने कहा कि प्रत्येक डिस्क 11 किलो वोल्ट सहन कर सकती है। जब 11 किलो वोल्ट सहन करती है तो ये 11 किलो वोल्ट ये फेज वोल्टेज होता है, ये लाइन वोल्टेज नहीं होता। यदि कहीं लिखा भी होगा लाइन वोल्टेज, वैसे तो आजकल डिस्क 15 किलो वोल्ट की बनाई जा रही हैं। यदि हम कांच वाले डिस्क की बात करें तो 25-25 किलो वोल्ट की बनाई जा रही है। तो जब हमने कहा कि 11 किलो वोल्ट की वोल्टता की वो डिस्क हमारे डिजाइन की जाती है, जब डिजाइन की जाती है तो मैंने लगा दिया, अब मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने ये 5 डिस्क लगा दिया। अब मैंने कहा कि यह 66 किलो वोल्ट सहन कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने कहा कि यह जो है वो 66 किलो वोल्ट सहन कर रही है। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये मैंने कहा है आपसे कि ये हमारी डिस्क है, इस पूरे डिस्क में, मतलब पूरे डिस्क का मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर और यहां तक के बीच में जो टोटल वोल्टेज है वो हमारा 66 किलो वोल्ट है। अब मैंने कहा कि ये हमारा जो वोल्टेज है, ये जो हमारा वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज है। जब लाइन वोल्टेज है तो जब इसको हम लोग फेज वोल्टेज में बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जब इसको हम लोग फेज वोल्टेज में बनाएंगे तो ये फेज वोल्टेज, मैंने कहा ये लाइन वोल्टेज है, तो जब हम वी फेज में इसको परिवर्तित करेंगे तो वी फेज, मैंने अभी लिखवाया था, मैंने अभी आपसे कहा था कि वी लाइन इक्वल टू होता है √3 वी फेज, यही तो होता है। तो यदि मैं फेज वोल्टेज को लिखना चाहूं तो फेज वोल्टेज बराबर होगा 66 किलो वोल्ट अपान √3।
अच्छा, इसी पे हमारा जो लाइन डिजाइन होगी, और यदि डिजाइन होगी तो यदि हम इसमें 11 से इसे डिवाइड कर दें तो 6 डिस्क आएगी, और 6 डिस्क में यदि 1.732 से डिवाइड कर दें फिर करेंगे तो उतनी डिस्क यहाँ पे लगाई जाएगी। तो मैंने कहा इनके बीच में होल जो पूरे डिस्क में के बीच में वोल्टेज है वो 66 किलो वोल्ट है। अच्छा, 11 किलो वोल्ट ये सहन करना चाहिए, लेकिन देखा गया कि जब हम इस कंडक्टर को लगाते हैं, जब ये टावर है, ये आपका टावर है, ये आपका टावर है, ये वाला पोर्शन, ये आपका जो है डिस्क है, ये आपका कंडक्टर है, आयनाइज कंडक्टर है। अच्छा, जब ये आयनाइज कंडक्टर है तो मैंने कहा था कि एक हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग इफिशियंसी, जिसको हम लोग कहते हैं लड़ी दक्षता। ध्यान दीजिएगा, लड़ी दक्षता। ये लड़ी दक्षता क्या होती है? लड़ी दक्षता के मैंने बारे में बताया था, पढ़ा दिया है मैंने, थोड़ा सा मैं चर्चा कर रहा हूं। मैंने आपसे बताया था कि होल स्ट्रिंग के बीच वोल्टेज, यदि होल स्ट्रिंग के बीच वोल्टेज मैंने V मान लिया जो 66 किलो वोल्ट है, तो V अपान डिस्कों की संख्या मैंने N मान लिया तो N इंटू नियरेस्ट कंडक्टर, मतलब मैंने कहा कि प्रत्येक इसके बीच में भी वोल्टेज होगा, इसके बीच में वोल्टेज, इसके बीच में वोल्टेज, इसके बीच में। अब मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, यहाँ पे V4 है, यहाँ पे V5 है। इस तरीके से वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो जो ये कंडक्टर के पास वाली जो डिस्क है, इसके बीच में जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को, तो इसको मैं V3 लिख सकता हूं। यही हमारा लड़ी दक्षता कहलाती है। अच्छा, इसे निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न तो यही आया कि लड़ी दक्षता हम जानते ही क्यों है। तो देखा गया कि यदि हम लोग कुछ इस तरीके से यदि डिस्क लगा रहे हैं, एक डिस्क 11 किलो वोल्ट की सहन शक्ति के लिए बनाई गई है, इसकी जो 11 किलो वोल्ट सहन कर सकती है, तो देखा गया कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि 11 किलो वोल्ट। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक और उदाहरण पेश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यदि कोई रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस को ही लेके मैं चलता हूँ, और मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कोई सप्लाई AC दे दिया, AC सप्लाई दे दिया, और वो 240 वोल्ट की थी। यदि इसमें पूरे में रेजिस्टेंस समान है तो क्या ये 80 वोल्ट सहन करेगी कि नहीं करेगी? 80 वोल्ट, 80 वोल्ट, 80 वोल्ट, ये तीनों 80 वोल्ट सहन करेंगी। तो उसी प्रकार से जब ये हमारी, ये भी एक हाई रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं, तो इसको तो सहन करना चाहिए 11 किलो वोल्ट। लेकिन देखा गया कि जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज जो है 25 किलो वोल्ट तक पहुँच गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 25 किलो वोल्ट, 25,000 वोल्ट पहुँच गया। और जब ये 25,000 वोल्ट पहुँच गया, ध्यान दीजिएगा, 25 उसके जब ऊपर के हमने चर्चा किया, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तो जब मैंने कहा यहां पे 25 इसके बीच में देखा गया, तो यहां पे जो है 18 किलो वोल्ट, फिर यहां पे देखा गया तो यहाँ पे यदि मान लीजिए आपको 17 मिल गया, 17 किलो वोल्ट, मतलब इस तरीके से वोल्टेज डिवाइड होता चला गया। तो ये बताइए कि हमारी एक डिस्क 11 किलो वोल्ट सहन कर सकती है। यदि उस पर 25 किलो वोल्ट दे दिया जाएगा, 18 किलो वोल्ट दे दिया जाएगा, तो ये डिस्क हमारी पंक्चर हो जाती है, और पंक्चर होने का मतलब यहाँ से क्रैकिंग हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मैंने कहा यहाँ से क्रैक हो जाती है, यहाँ से क्रैक हो जाएगी। और जब क्रैक हो जाएगी तो जहाँ पोर्सलिन और कांच होना चाहिए वहाँ वायु उपस्थित होती है, और वायु का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो पोर्सलिन और कांच की तुलना में बहुत कम होता है। तो यहाँ से लीकेज करंट फ्लो होकर टावरों में चली जाती है, और जब टावरों में जाती है तो उस समय हमारी जो हानियाँ होती हैं उच्च हो जाती हैं। हानियाँ I² और लॉस उच्च हो जाती है, लॉसेस ज़्यादा हो जाती है ट्रांसमिशन लाइन में।
तो इसीलिए हमें स्ट्रिंग दक्षता की आवश्यकता हुई। अब देखा गया, जब अध्ययन किया गया कि आखिरकार ये स्ट्रिंग दक्षता ये आई कहाँ से, उत्पन्न कैसे हो जा रही है, वोल्टेज बढ़ा कैसे। आखिरकार मैंने अभी एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर मैंने आपको समझाया कि यदि रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है 240 वोल्ट, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों की जो वैल्यू है आर जो है जो उसका रेजिस्टेंस है वो समान है। यदि तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और 240 वोल्ट है तो प्रत्येक में 80-80 वोल्ट जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि किसी सीरीज में जुड़ा हुआ है, किसी में 100 वोल्ट हो गया और किसी में 60 वोल्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रभाव जरूर होगा। अब वो कौन सा प्रभाव हुआ, तो हम लोग जब अध्ययन किए तो देखा गया कि जब अध्ययन किए तो उसमें हम लोगों को मिला कि जो टावर है और ये डिस्क है, इनके बीच में एक कैपेसिटर बनता है। जब ये देखिए, मैंने कहा ये हमारा टावर है, ये टावर और डिस्क के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, ये हमारी लड़ी दक्षता होती है। जब लड़ी दक्षता होती है तो मैंने कहा कि ये टावर है, ये हमारा टावर है, इनके बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, 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 इनके बीच में एक कैपेसिटर बनेगा। तो इसको हम लोगों ने माना ये जो कैपेसिटर बन रहा है ये हमारा CS बन रहा है, शंट जिसे कैपेसिटेंस बोला जाता है। शंट मतलब समानांतर। तो यहां पे जो हमारा कैपेसिटर बनेगा उसको हम लोगों ने माना CS। अच्छा, इनके और इनके बीच में भी एक कैपेसिटर बनेगा, इनके बीच में, इनके बीच में भी कैपेसिटर बनना है। वो कैपेसिटर कैसे बनता है, कैपेसिटर के बारे में कहा जाता है यदि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है और उस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए तो वहां कैपेसिटेंस फार्म क्रिएट हो जाता है। और जो कैपेसिटेंस फार्म क्रिएट होगा तो कैपेसिटेंस फार्म के कारण वोल्टेज बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये कहा कि ये डिस्क हम लोग स्थापित कैसे करेंगे, इसको काउंट कैसे करते हैं, कितनी डिस्क लगी हुई है, कैसे कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब डिस्क स्थापित करने की बात हुई, सिंपली सी बात है, एक आध बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि 400 किलो वोल्ट बार बार पुटअप होता है। अच्छा, जब इस तरीके से हम लोग जब इसको स्थापित किए तो जब स्थापित किया जाएगा कि देखा गया कि ये शंट कैपेसिटेंस है, ये सीरीज कैपेसिटेंस है, इसको हम लोगों ने CM मान लिया, इसको हम लोगों ने CM माना, यहां पे हमने CM मान लिया। जब ये CM माना गया, ये हमें CS माना गया, तो एक अध्ययन के तहत ये देखा गया कि यदि मान लीजिए कि ये V है, ये V3 है, तो जाहिर सी बात है ये V3 या फिर V3 मैंने मान लिया, या V5 भी मान सकते हैं, VN भी मान सकते हैं, केवल मैंने V3 माना हुआ है। 1 2 3 4 5 है तो यहां V5 मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, नो डाउट, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने जो 3 माना हुआ है, यहां पे आप V5 भी मान सकते हैं, लास्ट वाली है, या VN मान सकते हैं, कंडक्टर के पास वाली डिस्क में जो वोल्टेज होगा। तो मैंने कहा ये वोल्टेज 25 किलो वोल्ट तक बढ़ जा रहा है। अच्छा, जब बढ़ जा रहा है तो मैं यदि यहां से निकालूं तो V5 और V का कुछ अनुपात प्राप्त होगा। अब मैंने माना कि यदि V टोटल वोल्टेज, यदि मैंने कहा यहां से और यहां के बीच में वोल्टेज 66 किलो वोल्ट है, 66 किलो वोल्ट है, प्रत्येक डिस्क के बीच में वोल्टेज 11 किलो वोल्ट डिवाइड होना चाहिए। लेकिन 11 किलो वोल्ट यदि डिवाइड होता तो जाहिर सी बात है 11/66 यदि करेंगे तो 1/6 का अनुपात प्राप्त होगा। और उस अनुपात को यदि मैंने K मान लिया, ध्यान दीजिएगा, उस अनुपात को यदि मैंने कहा ये K है, और जब ये K है V5/V = K, एक अनुपात है। अब ये बताइए कि जो ये वाला वोल्टेज है ये तो स्थिर है, तो इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यही परिवर्तन से ही K का मान परिवर्तित हो रहा है। और जब K का मान परिवर्तित होगा तो मैंने बताया था लड़ी दक्षता के रूप में
कि यदि लड़ी दक्षता कब बढ़ेगी, V5 का मान बढ़ेगा तो लड़ी दक्षता घटेगी। मैंने यदि लड़ी दक्षता इस तरीके से इफिशियंसी लिख दिया तो V5 का मान यदि बढ़ेगा तो स्ट्रिंग इफिशियंसी घटेगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ेगी। तो इसका मतलब कि यदि ध्यान दीजिएगा, लड़ी दक्षता के बारे में मैंने कहा कि यदि V5 का मान बढ़ा दिया जाए, जैसे बढ़ रहा है तो लड़ी दक्षता घट रही है, लेकिन हमें लड़ी दक्षता अच्छी होनी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए। तो ये बढ़ाने के लिए पहला है कि हम वोल्टेज बढ़ा दें, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि जो लाइन हमने डिजाइन कर दिया फिर वोल्टेज हम ये बढ़ा नहीं सकते। ये 66 किलोवोल्ट की लाइन लेके जा रहे हैं, ऐसा थोड़े कि 66 के बाद 132 कर देंगे, नो नो नो, 66 ही लेके जाएंगे। अच्छा, जब प्रश्न उठा कि जब ये बढ़ जा रहा है तो इस पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बस बात आया कि ये F5 का मान यदि घटा दिया जाए तो लड़ी दक्षता बढ़ जाएगी। अब ये घटेगा कैसे? जब घटाने की बात हुई तो उसमें एक के नियतांक आया कि यदि V5 का मान घटाना होगा तो K का मान घटाना होगा, और K इक्वल टू होता है CS/CM। मैंने बताया था CS/CM ये शंट कैपेसिटेंस है, ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस, इसको लर्न कर लीजिएगा बस। ये मैं बताऊंगा कैसे है। मैंने कहा कि यदि K का मान घटा दिया जाए, K का मान घटा दिया जाए तो वोल्टेज का मान, जो यहाँ पे वोल्टेज है वो घट जाएगा, और यदि वोल्टेज का मान घट गया तो लड़ी दक्षता बढ़ जाएगी। मुझे लड़ी दक्षता बढ़ानी है, और जब लड़ी दक्षता बढ़ानी है तो इसमें CS/CM। अच्छा, ये CS को थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं। जब अध्ययन हम लोगों ने किया, ये चीजें मैं पिछली बार बताया भी हूं, लेकिन थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आया, तो आज मैं पूरा अच्छी तरीके से बता दूंगा कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों लेके चलते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि ये घटेगा, K का मान घटेगा तभी, यदि K का मान घटाना है तो CS का मान भी घटाना होगा। क्यों? CS का मान, K का मान घटाने के लिए CM का मान बढ़ा दिया जाए तो K का मान घटेगा, और CS का मान घटा दिया जाए तो K का मान घटेगा। अच्छा, जब पहले हम अध्ययन करते हैं CS का, तो CS के मान को घटाने पर K का मान घटेगा, तब लड़ी दक्षता बढ़ेगी। तो CS इक्वल टू होता है ε0 εr A/d। ध्यान दीजिएगा, जहां A इस डिस्क का क्षेत्रफल है, D इसकी मोटाई है। लेकिन जब ये शंट कैपेसिटेंस की हम बात करेंगे, जो ये कैपेसिटर बन रहा है, एक तो कैपेसिटर यहां पे बनेगा, दूसरा कैपेसिटर यहां पे बनेगा। तो जब शंट कैपेसिटर की बात करें तो यहां पे लाइन वोल्टेज होगा, यहाँ टावर अर्थ होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इनके बीच में वायु है, तो इसके बीच में कैपेसिटर बन गया। अच्छा, जब बन गया तो इसके चारों तरफ वायु है, तो जब वायु है तो इस वायु का क्षेत्रफल तो घटा बढ़ा नहीं सकते, जो वायु है वही वायु रहेगी, ऐसा थोड़े कि कहीं हटा के हम फेंक देंगे। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो शंट कैपेसिटेंस है उसमें क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वो हुआ कि इस वायु की जो मोटाई है वो D मैंने माना हुआ, ये वायु की मोटाई है, जो इसके बीच में जो परावैद्युतांक रखा गया उसकी मोटाई है, ये D को हम लोग कहते हैं मोटाई है। तो यदि ये परावैद्युतांक यहां पे रखा गया है तो दूसरा कारण आया, दूसरा चीज आया कि यदि इस परावैद्युतांक की मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो ये जो है कम हो जाएगा। ये देखिए कम हो रहा है, तो यदि परावैद्युतांक की मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो ये कम हो जाएगा। तो यही कंडीशन आती है, यदि क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो स्ट्रिंग इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, यदि इस डिस्क को यहां लेके जाएंगे तभी एयर गैप में मोटाई बढ़ेगी, एयर गैप बढ़ेगा। तो यदि बढ़ाएंगे तो ये क्रॉस आर्म होता है, एक टावर का क्रॉस आर्म होता है, तो क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन पुटअप होता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन मुझे प्राप्त हुई कि CM का मान बढ़ा दिया जाए। अच्छा, CM यदि हम बात करें, यदि हम CM की बात करें तो CM का मान बढ़ने से स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ेगी। तो CM इक्वल टू होगा ε0 εr A/d। अच्छा, D यहां पे क्या है, ये मोटाई है,
जो हमारी डिस्क है इसमें वायु को नगण्य मानते हैं, लगभग नगण्य मानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये डिस्क की मोटाई है, डिस्क की मोटाई यदि बढ़ाएंगे तो फिर हमारे टावरों पे भार बढ़ जाएगा। तो देखिए दो चीज आया कि यदि C का मान बढ़ाना है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। पहला तो आ रहा है क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, दूसरा है मोटाई बढ़ा दिया, दूसरा है मोटाई को घटा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, मोटाई को घटाने के बाद CM का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद CM का मान बढ़ेगा, और CM का मान बढ़ेगा तो K का मान घटेगा, और K का मान घटेगा तो स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ेगी। नोट कर लीजिएगा ये। तो देखिए यहां से मुझे प्राप्त हुआ कि यदि एक इसकी मोटाई जो है, उस मोटाई को यदि हम घटा दे रहे हैं तो CM का मान बढ़ जा रहा है, लेकिन एक निश्चित मोटाई के बाद कितना पतला बनाएंगे आप? यदि ज़्यादा पतला बना देंगे तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य कम हो जाएगी और वो जल्दी से टूट जाएगा। थोड़ी सी हवा चली तो भी टूट जाएगा। तब मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब कि इसकी मोटाई पर कोई प्रभाव न डाला जाए, जितना हमने बना दिया है, जितनी टेंसिल स्ट्रेंथ अच्छी हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसी पे हम लोग रोक लेंगे। दूसरी कंडीशन आई कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाए। तो क्षेत्रफल का मतलब कि जो हमने डिस्क लगाई है, इस डिस्क के ऊपर इस भाग को हम लोग पेटीकोट बोलते हैं, तो इसकी जो है क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए या पेटीकोट की चौड़ाई बढ़ा दिया जाए। तो चौड़ाई बढ़ाने के बाद जो लड़ी दक्षता है, जो स्ट्रिंग इफिशियंसी है, वो आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो दूसरा मुझे मिला कि इसकी जो यदि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो लड़ी दक्षता बढ़ जाएगी। ये मैंने पढ़ा दिया था, थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। अब दूसरी बात आती है कि ये तो हम लोग डिस्क हम लोगों ने पढ़ा। जब ये हम लोग डिस्क पढ़ा तो इस डिस्क को ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने किलो वोल्ट पे कितने डिस्क का उपयोग करेंगे? तो जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि कोई 33 किलो वोल्ट की लाइन है या 66 किलो वोल्ट की कोई लाइन है। मैंने कहा कि यदि कोई 66 किलो वोल्ट की लाइन है, इसमें कितने डिस्क लगेंगे? बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन में पुटअप किया था। इसमें कितने जो है वो डिस्क उपयोग किए जाएंगे, कितने डिस्क उपयोग में लाए जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 66 किलो वोल्ट की लाइन ली है, तो इसमें कितने डिस्क लगाए जाएंगे इसको भी जानना जरूरी है। तो देखिए, जब डिस्क की हम संख्या की बात करते हैं, तो जो यदि हम डिस्क की जब संख्या की बात करते हैं कि कितनी डिस्क लगेंगी, तो मैंने कहा कि इसमें हम लोग फेज वोल्टेज लेंगे और उस फेज वोल्टेज में 11 से डिवाइड कर देंगे, उतने डिस्कों की संख्या लगेगी। तो जैसे मैंने कहा कि लाइन वोल्टेज, मैंने कहा कि जब कोई भी वोल्टेज दिया हो तो वो लाइन वोल्टेज होता है। तो लाइन वोल्टेज यदि 66 किलो वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज 66 किलो वोल्ट है, तो मैंने कहा कि V लाइन इक्वल टू होता है √3 V फेज। तो जब V फेज में इसको हम लोग बनाएंगे तो लाइन वोल्टेज में √3 से डिवाइड कर देंगे तो यहां √3 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग इनटू प्रत्येक डिस्क में जो वोल्टेज है वो 11 किलो वोल्ट है, तो ये 6 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6/दशमलव √3 का मान होता है 1.732। जब इसे हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करिए, थोड़ा सा डिवाइड करके बताइए कि जो 6 किलो वोल्ट में जो है 6 किलो वोल्ट, थोड़ा सा मैं बता देता हूं अभी। 6 किलो वोल्ट में जो है 6 × 1.732, 3 इसका जो मान आएगा वो आएगा 3.46। अच्छा, जो ये यदि दशमलव में यदि कोई मान आए तो उसको मान लिया जाता है कि ये 4 डिस्क होंगे। अच्छा, 4 डिस्क तो होगा, लेकिन अभी ये उत्तर सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 4 डिस्क नहीं लगेगा।
तब यहाँ पे परिवर्तित होता है। अब वो फार्मूला जो परिवर्तित होता है, तो ध्यान दीजिएगा, परिवर्तित होने के बाद, ये परिवर्तित होने के बाद इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोग देते हैं सेफ्टी फैक्टर। इसमें हम लोग देते हैं सेफ्टी फैक्टर। तो ये फार्मूला क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर इनटू सेफ्टी फैक्टर होता है, इनटू सेफ्टी फैक्टर। अच्छा, ये सुरक्षा गुणांक क्या कहलाता है? ये सुरक्षा गुणांक, इसमें सुरक्षा गुणांक का जो है, हम लोग सुरक्षा गुणांक को जोड़ते हैं, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे सुरक्षा गुणांक को जोड़ देते हैं। ये पूरा फार्मूला मुझे जब प्राप्त होता है तो इसमें हम लोग सुरक्षा गुणांक को जोड़ देते हैं, सेफ्टी फैक्टर जिसे बोला जाता है, सिर्फ सुरक्षा गुणांक। अच्छा, ये सेफ्टी फैक्टर होता क्या है? सेफ्टी फैक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, आप सभी लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेफ्टी फैक्टर होता क्या है? सुरक्षा गुणांक, सुरक्षा गुणांक, ये सुरक्षा गुणांक क्या होता है? जो सुरक्षा गुणांक होगा वो अंतिम भंजित प्रतिबल अपान कार्यकारी प्रतिबल। अच्छा, ये अंतिम भंजित प्रतिबल अपान कार्यकारी प्रतिबल का जो अनुपात होता है वो सुरक्षा गुणांक क्या होता है? ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिया जाता है। यदि सुरक्षा गुणांक का मान जितना 1 के करीब होगा, सुरक्षा गुणांक का मान जो होता है हमेशा 1 के बराबर तो कभी हुआ नहीं, हमेशा 1 से अधिक ही होता है। लेकिन जितना 1 के करीब होगा उतना बेस्ट माना जाएगा, वो उतना अच्छा मटेरियल माना जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जब खासकर जब डिस्कों की संख्या, जैसे मैंने डिस्क बढ़ाते चले जाए तो इसका सुरक्षा गुणांक 1 से बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। यदि 1 डिस्क है तो हो सकता है कि 1 हो जाए सुरक्षा गुणांक, लेकिन यदि डिस्कों की संख्या बढ़ने लगे तो सुरक्षा गुणांक जो बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ता रहता है, 2, 3, 4 तक पहुंचता है। यदि 765 किलो वोल्ट की लाइन है तो वहां 4 पहुंचता है। तो अब मैंने आपसे कहा कि 3.46, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 के बाद भी इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे जो डिस्कों की संख्या होगी वो +1 बराबर 5 डिस्क होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे सुरक्षा गुणांक का मान 1 है तो 5 डिस्क होंगी। यदि सुरक्षा गुणांक का मान 2 हो जाए तो यहाँ पे 6 डिस्क हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वहां पे 6 डिस्क हम लोग लगाएंगे। ये सेफ्टी फैक्टर हमारा बताता है। अब दूसरी बात आई, यदि 400 किलो वोल्ट की हम लाइन की बात करें, थोड़ा सा इसमें मैंने बहुत सारा बताने लगा इसलिए शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। वैसे मैं 400 किलो वोल्ट पे बताता हूं कि यदि, अब यही क्वेश्चन बार बार पुटअप हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 400 किलो वोल्ट की लाइन वाला बार बार पुटअप हुआ है। 400 किलो वोल्ट की लाइन वाला बार बार पुटअप हुआ है कि मैंने कहा कि यदि कोई 400 किलो वोल्ट सेफ्टी फैक्टर, इसको अंतिम भंजित प्रतिबल। अच्छा, सेफ्टी फैक्टर थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे मैंने कहा, ये मेरे पास कोई पेन है, इसकी सुरक्षा गुणांक सेफ्टी फैक्टर निकालनी है तो यहां दिया हुआ अंतिम भंजित प्रतिबल बटे कार्यकारी प्रतिबल। तो वह प्रतिबल, वह बल, अंतिम भंजित प्रतिबल वह बल जिस पे यह पेन पूर्ण रूप से टूट जाए, अंतिम प्रतिबल होगा। वह बल जिस पे यह पेन सुरक्षित तरीके से कार्य करे, मुड़े भी ना, वो होता है हमारा कार्यकारी। यदि मुड़ गया तो वो उसकी सेफ्टी फैक्टर नहीं है। टूट जाए तो जब ज्यादा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो जब टूटने वाला बल होगा वो ज्यादा होगा और जो कार्यकारी होगा वो कम होगा। तो किसी भी ज्यादा संख्या में यदि कम का भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा।
तो इसलिए बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि सुरक्षा गुणांक का मान 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर होता है। तो जहां पर यदि दोनों ऑप्शन मिले, 1 से हमेशा अधिक होता है, बराबर भी कभी कभार रेयर कंडीशन में होता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आदर्श अवस्था में बराबर होता है। अब मैंने कहा कि यदि कोई 400 किलो वोल्ट की कोई लाइन है, 400 किलो वोल्ट की कोई लाइन है, और इस 400 किलो वोल्ट की लाइन को यदि हम लेके जा रहे हैं, जब लेके जा रहे हैं तो इसमें कितने डिस्क की आवश्यकता होगी? तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ डिस्क इक्वल टू होगा, यदि 400 किलो वोल्ट की लाइन है तो यहां पे 400 अपान √3 इंटू 11, ये किलो से किलो वोल्ट है। अच्छा, यहां पे क्या होगा? प्लस सेफ्टी फैक्टर, सुरक्षा गुणांक। तो यदि 400 किलो वोल्ट की लाइन है, यदि 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो मुझे प्राप्त होगा, यदि 11 से 400 में डिवाइड करेंगे तो वो आपका प्राप्त होगा लगभग 36.36। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो मुझे प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा कि 36.36 अपान √3 प्लस सेफ्टी फैक्टर। अब इसको जब हम आगे ले जाएंगे, जब इसमें √3 से इसे डिवाइड करेंगे, 36.36 को जब 1.73 से भाग देंगे तो यह जो मान आएगा वो आपका आएगा 20.99 प्लस सेफ्टी फैक्टर। अच्छा, जब 20.99 तो लगभग ये 21 के बराबर है। और यदि मैंने सेफ्टी फैक्टर 1 लिया, ध्यान दीजिएगा, यदि 1 लेंगे तो 22 डिस्क लगेंगी, यदि 2 लिया तो 23 डिस्क लगेंगी। ध्यान दीजिएगा, इसलिए 400 किलो वोल्ट की लाइन में 22 या 23 डिस्क लगाई जाती है। अच्छा, एक तरीका जनरली भी है, वो तरीका है लेकिन उसका उपयोग नॉर्मली तरीके से किया जाता है, वो मैं नेक्स्ट में चर्चा करूंगा। इस प्रकार हम डिस्कों की संख्या निकाल सकते हैं, उसमें सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है। मैंने कहा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे सेफ्टी फैक्टर बढ़ता है। और जब सेफ्टी फैक्टर 132 किलो वोल्ट तक दो सेफ्टी फैक्टर हो जाता है, 400 तक 3 हो जाता है, 765 में केवल 4 सेफ्टी फैक्टर हम बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें मिलती रहती है, तो इस प्रकार हम डिस्क को निकाल सकते हैं। अब ये हो गया कि हम डिस्क की काउंटिंग कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने कहा 66 किलो वोल्ट में 5 डिस्क लगेगा, 400 किलो वोल्ट में आपका 22 से 23 डिस्क लगेगा, 132 में ऐसे इसी प्रकार निकाल सकते हैं। सारे उदाहरण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग अध्ययन जो करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा हो गया कि हम डिस्क कैसे निकालेंगे। हम डिस्क निकाल लिए। अब प्रश्न उठा कि इस स्ट्रिंग दक्षता को बढ़ाया कैसे जाएगा। तो मैंने कहा था कि जब हम इस स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, देखिए ये चीजें हैं हमारी। तो जो नेक्स्ट हमारा टर्म आया था, मैंने कहा था कि गार्ड रिंग या गार्ड वायर लगाते। ये गार्ड रिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिख रही है वो आपकी गार्ड रिंग है। ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये आपकी गार्ड रिंग है। यहीं पे एक गार्ड वायर भी इस तरीके से लगाया जाता है। जब ये लगाया जाएगा तो एक टावर के बीच में एक इधर करंट जाएगी, एक इधर, एक करंट इधर, एक करंट इधर, इस तरीके से मीट आउट हो जाती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कोई टावर है, यहाँ पे क्रॉस आर्म है, और यहाँ पे हमने जो है इंसुलेटर लगाया, 3 ही मैं लगा रहा हूँ, 3 ही मैं लगा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे कोई कंडक्टर है, तो जब मैंने कहा कि इनके बीच में शंट कैपेसिटेंस बन ही रहा है, इनके बीच में शंट कैपेसिटेंस बन रहा है।
और जब बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक गार्ड रिंग लगाते हैं। गार्ड रिंग, गार्ड वायर भी होता है, ये गार्ड वायर या गार्ड रिंग भी बोला जाता है। जब ये गार्ड रिंग लगाया जाता है तो इनके बीच में यहाँ एक कैपेसिटर और बनता है, और जब ये कैपेसिटर बनाया जाता है तो इस कैपेसिटर के कारण जो है हमारे ये वोल्टेज जो है ये मीट आउट हो जाती है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कोई नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए जो मैंने पिछली दो विधियाँ बताई कि क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ाकर डिस्क की मोटाई को घटाकर ये संभव नहीं था, फिर मैंने बताया कि उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाकर इस प्रकार से हम स्ट्रिंग दक्षता बढ़ाते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। और जब संभव नहीं हुआ तो हम लोग गार्ड रिंग का उपयोग करके लड़ी दक्षता को बढ़ाते हैं किसको? बढ़ाते हैं लड़ी दक्षता को। जो लड़ी दक्षता है, मैंने कहा कि जो लड़ी दक्षता है वो गार्ड रिंग का उपयोग करके बढ़ा दिया जाता है। ये हमारे लिए सुटेबल है। गार्ड रिंग कहाँ कहाँ लगाई जाती है मैंने बताया, ये हमारी गार्ड रिंग लगी होती है। उसके बाद आर्क हार्न भी लगा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारी जो है ये सस्पेंशन इंसुलेटर है, यहाँ पे हम लोग गार्ड रिंग लगाए हुए हैं, इस तरीके से लगा देते हैं। ये गार्ड वायर है, गार्ड रिंग कुछ इस रिंग की तरह होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने कहा कि ये हमारी डिस्क है, डिस्कों के संयोजन से स्ट्रिंग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। डिस्कों के संयोजन से स्ट्रिंग का निर्माण होता है, और जब स्ट्रिंग का निर्माण होगा तो वहाँ स्ट्रिंग दक्षता लगाई जाती है। स्ट्रिंग दक्षता को बढ़ाने के लिए, स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए गार्ड रिंग और गार्ड वायर का उपयोग किया जाता है, यहीं पे लगाई जाती है। ये जो है हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। जब स्ट्रिंग को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लटकाया जाता है तो हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है। जब इसे क्षैतिज अवस्था में लगाया जाता है, देखिए मैंने लिखा भी है, ये हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। जब ये ऊर्ध्वाधर दिशा में लटकाया जाएगा, जब क्षैतिज दिशा में लटकाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब यही स्ट्रिंग हमारा इस तरीके से क्षैतिज दिशा में लटकाया जाएगा तो वो हमारा कहलाता है ये स्ट्रेन इंसुलेटर है। और जब स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं तो ये क्षैतिज, मैंने इसको भी बताया था कि प्रत्येक 5वें टावर पे या नदी, नहर, तालाब या मुड़ानों पे, जहाँ मुड़ान होगा वहाँ पे हम लोग इस स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य और जो प्रतिरोध है, यदि मैं इसकी बात करूं तो तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हम लोग इस स्ट्रिंग को पैरेलल में भी स्थापित करते हैं। ये आपका जो गार्ड रिंग है। अच्छा, यहाँ पे जो गार्ड रिंग या गार्ड वायर है ये आपका जम्फर वायर है। जहाँ पे स्ट्रेन इंसुलेटर लगे होते हैं उन स्ट्रेन इंसुलेटर को जोड़ने के लिए हम लोग जम्फर वायर का उपयोग करते हैं। ये जम्फर वायर यहाँ पे दिया गया है। ये आपका जो वायर है ये आपका जम्फर वायर है, इससे हम लोग जोड़ते हैं। जब जोड़ा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है। देखिए यहाँ तो देख रहे हैं जहाँ पे इंसुलेटर लगा है, जहाँ कंडक्टर है, ये हमारा आयनाइज कंडक्टर है। टॉप मोस्ट कंडक्टर ऑफ टावर के सबसे टॉप मोस्ट भाग पर बिना इंसुलेटर का एक वायर, पतला सा, इस वायर की तुलना में पतला वायर लेके जाया जाता है। यह हमारा अर्थ वायर होता है। ध्यान दीजिए, यह हमारा होता है अर्थ वायर। रेड कलर से मैं नहीं लिखूंगा, अर्थ वायर, अर्थ वायर। ये हम लोग अर्थ वायर लेके जाते हैं, जिससे हमारी सर्ज वोल्टेज, सर्ज सहन को जो है यदि ये कंसंट्रेट या फिर ग्राउंड कर देता है या फिर इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग अर्थ वायर लगाते हैं। इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। ये हमारा हो गया। अब जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हमारे ऐप पे हम कराएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम, जो क्लास होगी वो हमारी होगी सपोर्ट, और सपोर्ट के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और आज की क्लास यही मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।